हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस वीक से ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस बार 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 132 पद्म पुरस्कार, यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने पद्म भूषण दिए गए। तो 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सी आंसर सही होगा। देखिए, पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पर तो वो वीडियो देख लीजिए। एग्जाम में पद्म पुरस्कारों से 101% क्वेश्चन पूछा जाना है और इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जल्दी से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्ति है। वैजयंती माला कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। M वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता। और पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं पर ये 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर हम इनमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करें तो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारेलाल शर्मा, M फातिमा बीबी, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उदुप और सीताराम जिंदल। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। वहीं पर ये 110 पद्मश्री अवार्ड जो है वो घोषित किए गए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो पार्वती बरुआ हैं, जो कि भारत की पहली महिला महावत हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना, इनको पद्मश्री दिया गया। और जोशना चिनप्पा, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर पद्म भूषण पूछा जा रहा है तो 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को रश्मि शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी का सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो 30 नवंबर 2025 तक रहेगा। यहाँ पर हम SSB की बात कर रहे हैं तो भारत का एक अर्धसैनिक बल है जो कि नेपाल, भूटान के साथ साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी CISF, ITBP और CRPF के महानिदेशक भी नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम भी दिमाग में रखिएगा। CISF के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह हैं। ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल रजगोत्रा हैं। वहीं CRPF के महानिदेशक कौन है? निश दयाल सिंह हैं। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, दलजीत सिंह चौधरी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाद को ऑर्डर नहीं किया है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अमेजोन से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई जो है वो 206 फीट है। भारत की अगर कुछ अन्य मूर्तियों को डिस्कस करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में है, जो कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, जो कि नाथद्वारा राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कर्नाटका में है और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति बने हैं। कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान जो है भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो थे ये देखिए बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं
1970 में और 1977 में। हाल ही में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जो है वो देखिए स्थापित की गई, और इस मूर्ति का निर्माण जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उन्होंने देखिए इस मूर्ति को बनाया है। राम भगवान की ये जो मूर्ति है इसकी कुल ऊंचाई 51 इंच है, 4.25 फीट के आसपास। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति जो है वो किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने बनाई है। बी आंसर। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? फ्रेंड्स, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024 के दिशा निर्देश जो है वो जारी करें, जिसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर जो है 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। साथ ही में यह भी मेंशन किया गया कि विद्यार्थियों का नामांकन जो है वो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना है। ये जो दिशा निर्देश है छात्रों से अत्यधिक फीस वसूली, तनाव के चलते जो आत्महत्या के केस देखने को मिल रहे हैं, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण जान जाने वाली घटनाएं, इनको ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा करी है? तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल जो है वो लगाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करना, साथ ही साथ भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सी आंसर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया गया है। वैक्सीन हैविश्योर को हैदराबाद के इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हेपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से दूषित भोजन या फिर पानी के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस के कारण जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? लीवर होता है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया गया है। ए आंसर सही होगा। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए गोल मेला महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। गोल मेला जम्मू कश्मीर राज्य का सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। गोल मेले का आयोजन जो है हर वर्ष 2 बार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल मेला किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर के देखिए और भी इंपॉर्टेंट मेले हैं, जैसे खीर भवानी मेला, या उत्सवों में डिस्कस करें तो ट्यूलिप उत्सव, शिकारा उत्सव, गुरेज उत्सव, ये सब जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जनवरी 2024 में ही हैदराबाद में BCCI अवार्ड जो है वो घोषित किए गए, जिसमें पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 का ये अवार्ड जो है ये दिया गया है शुभमन गिल को। साथ ही में CK नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये दिया गया है रवि शास्त्री को। देखिए 2019-20 से लेकर अभी 2024 तक पॉली उमरीगर अवार्ड जो है ये घोषित नहीं किए गए थे। सारे अवार्ड जो हैं इतने सालों के वो एक ही साथ घोषित किए गए। तो अगर हम देखिए 19-20 की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया मोहम्मद शामी को। 2020-21 की बात करें तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया। 2021-22 के पॉली उमरीगर अवार्ड की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और 2023 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ये दिया गया शुभमन गिल को। तो एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। पॉली उमरीगर अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006-07 से हुई थी और इसके पहले विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। सर्वाधिक बार देखिए इस पुरस्कार को विराट कोहली ने अपने नाम कर रखा है, 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है?
बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में भी सभी लोगों को जागरूक करना है। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से दिया गया है। साथ ही में विस्तारा टाटा एयरलाइंस लिमिटेड को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार भी दिया गया है। तो यहां पर देखिए, दिल्ली हवाई अड्डा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2024 का आयोजन लाल किले नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का उद्घाटन भी किया। लाल किला परिसर में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थित हैं, जिसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। आदित्य विजय ब्राह्मण को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। आदित्य विजय ब्राह्मण का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 19 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र के आदित्य विजय ब्राह्मण को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 2024 में कुल 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया, जिसमें से 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बात करें तो 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये पुरस्कार जो है उन्हें बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वीरता के लिए देखिए फ्रेंड्स, किसे दिया गया है? आदित्य विजय ब्राह्मणे को। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से। सी आंसर। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा करी है। फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती हैं। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना। अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है, या फिर इसका उपयोग साहित्य या ग्रंथों में किया जाता है। हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती हैं। बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को इसमें शामिल किया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और हाल ही में ही अभी फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है? ईरान की। ए आंसर। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रेंड्स, 24 जनवरी को देखिए आईसीसी द्वारा 2023 के लिए आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो घोषित किया गया। भारत के जो बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, उनको लगातार दूसरी बार आईसीसी ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, सूर्य कुमार यादव। वहीं महिलाओं में बात करें तो वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया वेस्टइंडीज़ की हैली मैथ्यूज को। इसी के साथ साथ 2023 के लिए आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की भी घोषणा की गई और वो अवार्ड जीता है विराट कोहली ने। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2023 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया सूर्य कुमार यादव को और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया विराट कोहली को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर आयोजन किया गया ऑरेंज उत्सव का? नागालैंड में।
ऑरेंज फेस्टिवल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में ऑरेंज की खेती को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया 2024 में? नागालैंड में। किस राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कानुमा त्यौहार जो है ये तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार जो है ये पशुओं से संबंधित है। इस त्यौहार के अवसर पर राज्य के लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार जो है भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही गोकुलम गांव के लोगों को बाढ़ से बचाया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कानुमा त्यौहार जो है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना राज्य के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बोनालू उत्सव, बतुकम्मा महोत्सव और चित्रम्मा जतारा। ये वो उत्सव हैं जो तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि 22 से लेकर 26 जनवरी तक ये भारत यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान डेनिस फ्रांसिस और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मध्य काफ़ी ज़्यादा देखिए मुद्दों पर चर्चा हुई। डेनिस फ्रांसिस जो है 26 जनवरी को महाराष्ट्र गणतंत्र दिवस परेड में भी देखिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इस वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। ए आंसर सही होगा। यहाँ पर हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के देखिए अलग अलग अंग का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। तो इन्हीं 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के रोहन बोपन्ना टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर रोहन बोपन्ना बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। रोहन बोपन्ना से पहले अमेरिका के राजीव राम जो है वो अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में मेंस डबल रैंकिंग में नंबर 1 पर बने थे। अब उनका स्थान जो है रोहन बोपन्ना ने ले लिया है। रोहन बोपन्ना को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2024 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो उस नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोहन बोपन्ना हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहे, किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए जनवरी 2024 में हर संडे मेगा टेस्ट सीरीज़ देखिए कंडक्ट होने वाली है। करंट अफेयर की मेगा टेस्ट सीरीज़ हर संडे आपको 4 बजे रूट एप्लीकेशन पर देखिए मेगा टेस्ट मिलेगा। अगर आप देखिए वहाँ पर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट हमने प्लान करें, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। डाउनलोड कर लीजिए रूट एप्लीकेशन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर उतरा है? तो जापान का मून स्नाइपर मिशन जो है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। इसी लैंडिंग के साथ ही जापान जो है वो अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा, उसके अनुसार मून स्नाइपर मिशन के स्लिम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इस मून स्नाइपर मिशन को जाक्सा के द्वारा 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया था। अलग अलग देशों के देखिए चंद्रमा मिशन जो है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे रूस का चंद्रमा मिशन जो है वो लूना के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का अपोलो, चीन का चांगी, भारत का चंद्रमा मिशन और वहीं पर ही जापान का जो है ये मून स्नाइपर मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही मधिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में चकलिया समुदाय द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। ये भाषा जो है मधिका भाषा, ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। भाषा मधिका का लुप्त होने का कारण क्या है? युवा पीढ़ी द्वारा मलयालम भाषा को अपनाया जाना। मधिका भाषा की कोई भी लिपि नहीं है, ये तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा का मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, चर्चा में रही मधिका भाषा जो है भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण भारत की तरफ बोली जाती है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के मानसेन ने हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इसी जीत के साथ ही मानसिंह जो है
गोपी तोकानल के बाद एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? मान सिंह। बी आंसर सही होगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो हर 2 वर्षों में देखिए आयोजित होने वाली मैराथन प्रतियोगिता है। इस मैराथन की कुल लंबाई जो होती है वो 42 किलोमीटर के आसपास होती है। ध्यान रखिएगा, मान सिंह ने जीती है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हर साल देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 2024 में इसकी थीम क्या थी? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी, ये इस बार की थीम थी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का शेयर बाजार जो है, स्टॉक मार्केट जो है, पूंजीकरण मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर आता है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है वो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए शेयर बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों में जो सूचीबद्ध शेयरों का पूंजीकरण है वो तकरीबन 43 खरब अरब डॉलर हैं। अगर हम देखिए शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर यूएस आता है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान आता है। और भारत जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 4th नंबर बिल्कुल सही होगा, ए आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाथ को लेना चाहते हो जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप देखिए अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्सेस लेना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत सारी देखिए बैचेस अभी आने वाली है, तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।